जय भीम साथियों, हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान नाम से एक ज्ञान चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान का ज्ञान पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में जिसमें संविधान के पार्ट 5 द यूनियन भारत संघ के 3 चैप्टर है पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली आगे की 18वीं वीडियो में हम 55, 56, 57, 58, 59 और 60 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और अन्य बातों का वर्णन करते हैं, जिसका आगे जिक्र करेंगे। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आपके साथ संविधान का ज्ञान साझा करते हैं। आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राष्ट्रपति चुनाव और कार्यालय का कार्यकाल पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शामिल है, जिसमें राज्यों और संसद के सदस्यों के वोटों के भार की गणना कैसे की जाती है, साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसमें त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पद से हटाना और उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहने के प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं जैसे भारतीय नागरिकता और 35 वर्ष की आयु और पद की शर्तें जैसे कि लाभ के पद पर न होना और आधिकारिक निवास तथा परिलब्धियां का अधिकार निर्धारित करता है। अंत में यह राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ को रेखांकित करता है, जिसमें संविधान के संरक्षण और भारत के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। हमारा ध्यान रहेगा भारत के राष्ट्रपति पर, मतलब न सिर्फ उनके चुनाव की जो काफी अनूठी प्रक्रिया है उस पर, बल्कि उनके कार्यकाल, उनकी योग्यताएं और पद से जुड़ी जो शर्तें हैं उन पर भी। हाँ, ये सब बातें संविधान के अनुच्छेद 55 से 60 में काफी विस्तार से दी गई हैं। तो आज का हमारा मिशन है एक तरह से इन संवैधानिक प्रावधानों की गहराई को समझना। बिल्कुल। आखिर देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति कैसे चुना जाता है, कौन योग्य है और पद पर रहते हुए क्या नियम लागू होते हैं। और हमारे पास जानकारी का स्रोत भी सीधा संविधान के ये अनुच्छेद ही हैं। तो हाँ जी। तो जानकारी प्रामाणिक होगी। जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है, मतलब अनुच्छेद 55, यह अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? हाँ, बिल्कुल अनूठा है। अनुच्छेद 55 का जो मूल मकसद है वो ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति चुनाव में 2 तरह की समानता हो। 2 तरह की कैसी? पहली तो ये कि अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें जितनी हो सके एक रूपता हो। अच्छा। और दूसरी ये कि सभी राज्यों के कुल वोट मिलाकर और संघ यानी केंद्र के वोट, इनके बीच भी समानता हो। मतलब एक संतुलन साधने की कोशिश है। ये संतुलन ये साधा कैसे जाता है? मैंने सुना है इसमें वोटों के मूल्य का कुछ खेल है। हाँ, वहीं पर यह प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हर विधायक यानी एमएलए और सांसद यानी एमपी वोट तो देता है। हाँ। लेकिन उनके वोट का वजन या कह लीजिए मूल्य वो अलग अलग होता है। और ये एक फॉर्मूला से तय होता है? हाँ। अच्छा, क्या फॉर्मूला है वो? देखिए, किसी राज्य के एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के जितने भी चुने हुए विधायक हैं उनकी कुल संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है। और फिर जो संख्या आती है भागफल, उसे 1000 से फिर भाग दिया जाता है। अब जो पूरी संख्या आती है वो होता है उस विधायक के एक वोट का मूल्य। और अगर भाग देने पर कुछ शेष बचे तो? हाँ, उसमें एक नियम है। अगर 1000 से भाग देने पर शेष 500 या उससे ज्यादा बचता है तो मूल्य में एक और जोड़ दिया जाता है, नहीं तो उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, वहां के विधायक के वोट का मूल्य भी ज्यादा होगा, अगर विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर हो तो? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो विधायकों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। ये तो हुई विधायक की बात। और सांसद, उनके वोट का मूल्य? सांसदों के वोट का मूल्य निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। उसमें क्या करते हैं कि जितने भी राज्य हैं उन सबके विधायकों के वोटों का जो कुल मूल्य हमने निकाला, हाँ, उस कुल मूल्य को लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। अच्छा। इससे हर सांसद के वोट का मूल्य निकल आता है। और यहाँ भी वही भिन्न वाला नियम है, अगर आधा या उससे ज्यादा हो तो 1 गिना जाएगा, वरना छोड़ दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो वाकई काफी डिटेल्ड गणना है। लेकिन आपने जनसंख्या का जिक्र किया, कौन सी जनसंख्या? क्या हर चुनाव से पहले की लेटेस्ट जनगणना? नहीं, यहीं पर एक बहुत ही अहम और अक्सर चर्चा में रहने वाला पॉइंट आता है। क्या? अनुच्छेद 55 में ही ये साफ लिखा है कि जनसंख्या का मतलब है पिछली जनगणना के प्रकाशित आंकड़े। लेकिन
एक खास प्रावधान है। कैसा प्रावधान? प्रावधान ये है कि जब तक साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, हाँ, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना ही रहेगी। क्या कह रहे हैं? 1971? मतलब आज भी राष्ट्रपति चुनाव 50 साल से भी पुरानी जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सोच थी। क्या सोच थी? उस समय मतलब 70 के दशक में ये चिंता थी कि परिवार नियोजन की जो नीतियां थीं, उनके कारण अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत अलग हो रही थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए। इसलिए एक तरह से 1971 के आंकड़ों पर इसे फ्रीज कर दिया गया, अच्छा। ताकि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है वो एकदम से न बिगड़े। हाँ, कम से कम 2026 के बाद की जनगणना तक के लिए ये एक स्थिर आधार देने की कोशिश थी। समझ गए। मतलब एक तरह से संतुलन बनाए रखने की कोशिश, भले ही जमीनी हकीकत काफी बदल चुकी है तब से। बिल्कुल। और चुनाव की पद्धति, वो भी तो कुछ खास है। एकल संक्रमणीय मत, ऐसा कुछ? हाँ, चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी कहते हैं इसे। और मतदान? और मतदान गुप्त होता है। इस एसटीवी सिस्टम का मकसद ये होता है कि वोट कम बर्बाद हों और मतदाताओं की जो पसंद है, जो वरीयता है, उसका बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। कैसे? मतलब वोटर क्या करता है इसमें? वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रैंक करता है। जैसे पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये, तीसरी ये। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुई चुनाव की प्रक्रिया, काफी जटिल है, लेकिन सोच समझकर बनाई गई लगती है। हाँ, निश्चित रूप से। अब मान लीजिए कोई चुन लिया गया, तो सवाल उठता है कि वो कितने समय तक इस पद पर रहेंगे? अनुच्छेद 56 शायद इसी बारे में है। जी हाँ, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। सामान्य तौर पर मतलब क्या ये कार्यकाल पहले भी खत्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके कुछ तरीके संविधान में दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति चाहे तो खुद ही पद छोड़ सकते हैं। कैसे? वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के साथ अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अच्छा, और फिर? जैसे ही उपराष्ट्रपति को ये त्याग पत्र मिलता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को दें। उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना, ये क्यों जरूरी है? देखिए, लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुना हुआ सदन है। देश के प्रमुख पद छोड़ रहे हैं, इसकी जानकारी निचले सदन को तुरंत मिलनी चाहिए। ये एक प्रक्रियात्मक पारदर्शिता का हिस्सा है। ठीक है, तो एक तरीका हो गया त्यागपत्र। और दूसरा तरीका है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगता है, तो उन्हें अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया दी गई है, उसके अनुसार महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। हाँ, ये बहुत ही गंभीर और जटिल प्रक्रिया है। इसके डिटेल्स अनुच्छेद 61 में हैं, जो आज हमारी चर्चा के दायरे से बाहर हैं। पर हाँ, ये एक तरीका है कार्यकाल खत्म होने का। और कोई तरीका? एक और स्थिति है। मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, हाँ, लेकिन किसी वजह से नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर वो पद नहीं संभाल पाए। तो ऐसी स्थिति में मौजूदा राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अच्छा, ताकि पद खाली न रहे। बिल्कुल। देश का सर्वोच्च पद एक पल के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था है। ठीक है, तो 5 साल का कार्यकाल, लेकिन त्यागपत्र, महाभियोग या उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहने की संभावना भी है। अब एक सवाल मन में आता है, क्या कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी चुना जा सकता है? जैसे अमेरिका में तो 2 बार की लिमिट है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। और यहाँ भारतीय संविधान अमेरिकी सिस्टम से अलग है। अनुच्छेद 57 वो इसी बारे में है, और वो साफ कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है या है, वो इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन, मतलब कोई लिमिट नहीं रहती। संविधान में पुनर्निर्वाचन की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। तो थ्योरेटिकली कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस शर्त यह है कि वो हर बार चुना जाए और बाकी योग्यताएं पूरी करता रहे। ये जानना तो महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं योग्यताओं पर। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है? अनुच्छेद 58 इसी पर रोशनी डालता है ना? जी, अनुच्छेद 58(8) में 3 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य कोई तभी होगा जब वो पहली, क, भारत का नागरिक हो, ये तो खैर स्वाभाविक है। हाँ, ये तो है ही। दूसरी, ख, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक। और तीसरी, ग, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। अच्छा, ये तीसरी शर्त, लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य, इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें एमपी होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो फिर? इसका मतलब है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो सामान्य योग्यताएं संविधान या कानून में लिखी हैं, जैसे कि वो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो, वगैरह वगैरह,
वो सारी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में भी होनी चाहिए। ये एक तरह से उनकी सामान्य पात्रता का स्टैंडर्ड है। समझ गए, मतलब एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। हाँ, और फिर अनुच्छेद 58(2) में एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर। हाँ, ये सुना है, ये क्या चीज है? ये बहुत अहम है। अनुच्छेद 58(2) कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या फिर इन सरकारों के कंट्रोल वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी या पद जिससे उसे वेतन या अन्य आर्थिक लाभ मिल रहे हों। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सरकार से किसी तरह के फायदे की स्थिति में न हो, ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे, वो सरकार के प्रभाव से मुक्त हो। लेकिन अगर कोई मंत्री है या गवर्नर है या उपराष्ट्रपति, वो तो सरकार का हिस्सा है। हाँ, यहीं पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी अनुच्छेद में नीचे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर केंद्र या राज्य में मंत्री है, तो सिर्फ इस वजह से ये नहीं माना जाएगा कि वो लाभ का पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। अच्छा, तो मतलब मौजूदा संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ। ठीक है, तो योग्यताएं हो गई। भारत का नागरिक, 35 साल उम्र, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और कोई दूसरा लाभ का पद न होना। सही। अब मान लीजिए कोई इन सब योग्यताओं को पूरा करके राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो फिर पद पर रहते हुए उन पर क्या खास शर्तें लागू होती हैं? क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? अनुच्छेद 59 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस का जिक्र करता है। ये वो शर्तें हैं जो पद संभालने के बाद लागू होती हैं। जैसे कि पहली और सबसे जरूरी शर्त ये है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, मतलब ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। और अगर वो पहले से सदस्य हुए तो? और न ही वो किसी राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होगा। अच्छा। और अगर कोई ऐसा सदस्य जो संसद या राज्य विधानमंडल का मेंबर है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, हाँ, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, उसी दिन से उनकी वो सदन वाली सीट खाली हो गई, डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट। मतलब कोई दोहरी भूमिका नहीं, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति। एकदम सही, एक व्यक्ति एक पद। दूसरी शर्त जो योग्यता वाली शर्त से मिलती जुलती है वो ये है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई और लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चुनाव जीतने के बाद भी? हाँ, चुनाव जीतने के बाद भी वो कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, और तीसरी बात, उन्हें अपने शासकीय आवास जैसे राष्ट्रपति भवन है, हाँ, उनका बिना किराया दिए उपयोग करने का अधिकार होगा। ऑफिशियल रेसिडेंसेस। और वेतन भत्ते। चौथी बात, वो ऐसी परिलब्धियों, इमोल्यूमेंट्स, भत्तों, अलाउंसेस और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो संसद कानून बनाकर तय करे। और जब तक संसद तय न करे तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो लिखा है वो मिलेगा। अच्छा, और यहीं पर अनुच्छेद 59(4) में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। क्या है वो? वो ये कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये प्रावधान राष्ट्रपति की स्वतंत्रता और पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई सरकार या संसद वित्तीय दबाव डालकर राष्ट्रपति को प्रभावित न कर सके। वाकई, ये तो एक मजबूत सुरक्षा कवच है, पद की निष्पक्षता के लिए अहम है। बिल्कुल। इन शर्तों के बाद अब प्रक्रिया का आखिरी महत्वपूर्ण चरण आता है, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना। अनुच्छेद 60 इसी के बारे में है। जी हाँ, अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन के बारे में है। हर राष्ट्रपति और हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा है, जैसे कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो। हाँ, जैसे उपराष्ट्रपति या कुछ खास परिस्थितियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेनी होती है। और अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज उपलब्ध हों, उनके सामने शपथ लेनी होती है। और शपथ में क्या होता है? क्या कहते हैं राष्ट्रपति? इस शपथ का सार बहुत गहरा है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, या अगर वो नास्तिक हैं तो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि वो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेंगे और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। Preserve, protect and defend the Constitution and the law. परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द तो बहुत भारी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये भी शपथ लेते हैं कि वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहेंगे। तो ये सिर्फ पद संभालने की शपथ नहीं है, ये तो संविधान के एक तरह से संरक्षक बनने की शपथ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शपथ राष्ट्रपति के पद के संवैधानिक महत्व और उनकी जो मूल जिम्मेदारियां हैं उनको दर्शाती है। तो ये सब मिलाकर अनुच्छेद 55 से 60 तक
हमने राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर उनकी योग्यताओं, शर्तों और शपथ तक का पूरा खाका देखा। संविधान बनाने वालों ने कितनी बारीकी से सोचा है हर पहलू पर। हाँ, वाकई। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है। हाँ, जिसमें चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं। और ये प्रक्रिया जटिल है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन साधना है। और वोटों का मूल्य जनसंख्या पर आधारित है। और वो भी फिलहाल 1971 की जनगणना पर, जो कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक जारी रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बात तो है। फिर हमने योग्यताएं देखी। भारत का नागरिक, 35 साल उम्र, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और कोई लाभ का पद न होना। बिल्कुल। और पद पर रहने की शर्तें भी हैं। संसद या विधायिका का सदस्य नहीं रह सकते, कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते, और कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं होंगे। कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन पहले भी खत्म हो सकता है, त्यागपत्र या महाभियोग से, और पुनर्निर्वाचन भी संभव है, कोई सीमा नहीं है। और आखिर में संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, या कहीं एक सवाल उठता है। हाँ, क्या? वो 1971 वाली जनगणना को लेकर ही। हाँ, वो वाकई एक विचारणीय बिंदु है। देखिए, जैसा हमने बार बार जिक्र किया, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के वोटों का वजन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये 2026 के बाद की जनगणना तक चलेगा। अब सोचिए, 1971 से आज तक 50 साल से ज्यादा हो गए। भारत की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है। और अलग अलग राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार भी बहुत अलग अलग रही है। कुछ राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, कुछ की बहुत धीमी गति से। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह व्यवस्था, जो 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी जनगणना पर टिकी है, आज भी अनुच्छेद 55 के उस मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही है? कौन सा उद्देश्य? भाई, विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में यथासंभव एकरूपता और राज्यों और संघ के बीच समानता। क्या यह संतुलन आज भी प्रभावी ढंग से बन पा रहा है 1971 के आधार पर? ये तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद भविष्य में गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो उसके राजनीतिक और संवैधानिक परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। वाकई, ये एक गहरा और बहुत मौजू सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं समय के साथ कैसे प्रासंगिक बनी रहें। बिल्कुल। आज की इस बहुत ही विस्तृत और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति चुनाव और कार्यालय का कार्यकाल के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।